हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको उसको फैक्ट बताऊंगा और उसके बाद उसको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपनी आवाज के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा तबीयत डाउन है, इस कारण मेरी आवाज थोड़ी दबी दबी सी आएगी, तो आप वो थोड़ा इग्नोर करेंगे और हम जो कंटेंट लाए हैं उसकी तरफ आप फोकस करेंगे। यदि प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला है जिसे हम अभी शुरू कर रहे हैं। और यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियो को जो चैनल पे अपलोडेड है आप उसे देख सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम एनसीईआरटी के बुक को भी यहाँ पे हम उल्लेखित करेंगे। ठीक है, उसका मैं एक अलग से एक ही वीडियो में कवर करूंगा जिसमें पूरा एनसीईआरटी उल्लेखित होगा, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। चलिए भगवान का नाम लेकर के, जय सिया राम जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं और आपको तथ्यों से रिलेटेड फोटोज भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए शुरू करें। पहला है कि हड़प्पा के टीले या तो हड़प्पा, पहले हम पढ़ेंगे किसके विषय में, हड़प्पा स्थल के बारे में। हड़प्पा स्थल और इससे इसमें इस स्थल से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, किसने खोजा, इन सब की जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी की श्रृंखलाएं हैं जिसके तरफ हम इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1826 में चार्ल्स मिशन ने करी। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। यहाँ आपको लास्ट में फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन इसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1826 में चार्ल्स मिशन ने करी थी। हड़प्पा में दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला, पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते हैं। दुर्ग टीला पे सरदार लोग वास करते थे। दुर्ग टीला पर सरदार लोग और राजा लोग वास करते थे। दुर्ग टीले को ही मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। देख रहे, मैं सभी फैक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो अभी सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। हड़प्पा के पूर्व टीले से 6 कक्षों वाली कुल 12 कक्षों वाली अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो अन्नागार, सबसे बड़ी अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं, जबकि सबसे बड़ी स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध थी। सबसे बड़ी स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है समाधि R37, या आप इसे बोल सकते हैं कब्रिस्तान R37, या आप इसे बोल सकते हैं कब्रिस्तान R37। ठीक है, चलिए बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और अब ये देख लेते हैं कि हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला। बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, आप ये फोटो में बारी बारी देख रहे होंगे, जो कि अब ऊपर से नीचे तक ये सीक्वेंस वाइज दिख रहा होगा। ये पहले क्या मिला, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, फिर क्या मिला, शंख का बना बैल, और क्या क्या मिले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्त्री के गर्भ से स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधे की मृत मूर्ति पाई गई है, जिसे आप उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है। पीतल का बना इक्का गाड़ी भी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से मिला है। देखो, हड़प्पा सभ्यता पहले हड़प्पा स्थल की खोज करी गई थी, इसलिए इसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चूंकि ये सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास फली फूली, इसलिए हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ईंटों का बना वृत्ताकार चबूतरा भी हमें हड़प्पा स्थल से मिलता है। गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष इन्हीं चबूतरे पर दाने के रूप में पाया गया, इसलिए हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष हमें हड़प्पा स्थल से मिलता है। आवाज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, थोड़ी आवाज थोड़ी डाउन है, तो मैं इसके आपसे पहले बोल चुका हूँ, थोड़ा आवाज खराब आएगा तो प्लीज आप मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि रेलवे और भी बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, रेलवे का एग्जाम्स है, इन सभी एग्जाम की दृष्टि से ये सभी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो
आपको भी पढ़ा देता हूँ, खुद भी मैं पढ़ लेता हूँ, झूठ बात नहीं है, सच्ची है, क्योंकि आपको पढ़ाने से भी मुझे भी ध्यान होता है, ठीक है, मेरा भी रिवाइज हो जाता है, साथ ही साथ आपको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट अवेलेबल करा देता हूँ, और यही मैं पढ़ के जाता हूँ जिससे मेरे पेपर निकलते हैं, ठीक है। तो मैं वही चीजें आपके लिए भी अवेलेबल कराया हूँ कि आपके भी पेपर निकले और अपने फैमिली को खुशखबरी दे, ठीक है। चल, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, अब आते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी। मोहनजोदड़ो की खोज देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने करी थी। कब किया था? 1922 से 23 में, जिसको मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिंधु नदी बायां और दायां तट भी पूछा जाता है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है? बृहद स्नानागार है, जो कि कहाँ यूज होता था? धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान हेतु। मोहनजोदड़ो को जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। यहाँ से अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। विशाल अन्नागार भी मिला है, जिसकी लेंथ 45.7 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा मिलाया गया। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी राजपथ थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसी को कहते हैं ऑक्सफोर्ड प्रणाली। इसी राजपथ, ये जो समकोण पर एक दूसरे को काटती है, तो इस प्रणाली को कहते हैं ऑक्सफोर्ड प्रणाली, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सारे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लाया हूं मैं यहाँ पे, देख रहे। मोहनजोदड़ो उस सड़क के जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, उसका नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड सर्कस या ऑक्सफोर्ड प्रणाली। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक स्तूप के साक्ष्य मिले हैं, जिसको ये कहा जाता है कि कुषाण शासकों ने यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण कराया था। लेकिन वह कौन सा कुषाण शासक था, इसके बारे में हमें जानकारी अवेलेबल नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष में क्या क्या मिली हमें? कांसे की बनी नृत्य रत्न नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है, जिसे आप योगी भी बोला जा सकता है, और तीसरे नंबर पे मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी यहाँ से पाई गई है, जिसे आप पशुपति, ये मुहरों पर पाई गई है, ठीक है। कुंभकारों के 6 भट्टे, हाथी का कपाल खंड और गले हुए तांबे के ढेर भी यहाँ से उपलब्ध हुआ है। कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के अवशेष यानी घोड़े के दांत और खुरों के अवशेष भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। सीपी के बने हुई पटरी के साक्ष्य भी यहाँ से, पटरी का मतलब बैठने के रिलेट करता है, रेलवे वाली पटरी नहीं समझिएगा, जिस पर हम बैठते हैं ना, तो उसी को वहां पे सीन्स में पटरी बोला जाता था, तो वो सीपी का बना हुआ है, ठीक है, जिसका शंख बनता है ना, वैसे सीपी का बने हुए पटरी के साक्ष्य वहां से मिले हैं। तो ये कुछ अवशेष थे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और जो जो मुझे फोटोज अवेलेबल हुए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप देख लेंगे। फोटो से ये पता चलता है कि हमें कितना याद हुआ है, ठीक है, फोटो से हमें याद होने में हेल्प मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्थल्स हैं जिनके बारे में हम आज इसी वीडियो में खत्म करेंगे। अब आते हैं चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की खोज वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था, और उत्खननकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट मेके। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, किसने खुदाई किया, और खोज का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसने डिस्कवरी करी कि यहाँ पे चन्हूदड़ो स्थल है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं चन्हूदड़ो से हमें क्या क्या मिले। चन्हूदड़ो से जो प्राप्त अवशेष हैं, अलंकृत हाथी मिला, लिपस्टिक के साक्ष्य में मिले हैं, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। ये इंपोर्टेंट है, ये लाइन इंपोर्टेंट है कि ये कई बार पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य किस स्थल से मिले, तो वो है चन्हूदड़ो से। हाँ, अब ये बात याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल चन्हूदड़ो ही है जहाँ से किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, वरना हर जगह से पश्चिमी दुर्ग या पूर्वी दुर्ग के साक्ष्य तो मिले ही हैं, बट यही एकमात्र स्थल है जहां से हमें किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा कौन सा पूरा स्थल है जहां से किसी भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? चन्हूदड़ो, ठीक है। चन्हूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, ओके। यहाँ से झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसलिए चन्हूदड़ो को हम झुकर झाकर संस्कृति से संबंधित स्थल भी बता सकते हैं। चन्हूदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था, औद्योगिक केंद्र आप जानते हैं जहाँ से बड़ी बड़ी चीजें का निर्माण होता है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने उपलब्ध हुए, ठीक है। देख रहे हैं सारे इंपोर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और जरूर करें। अब आते हैं लोथल से।
लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद में। लोथल की खोज एसआर राव ने किया था। यहाँ से फारस की मुद्रा और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की खोज मिली है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। धान व बाजरे का साक्ष्य मिला। तीन युगल समाधि का मतलब होता है कि एक ही कब्र में 3 व्यक्तियों की समाधि मिली। ठीक है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति जो घोड़े से रिलेट करती है, उसका भी मिला। और लोथल क्यों फेमस था? क्योंकि ये फेमस बंदरगाह डॉकयार्ड था जो अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। चलो अब आते हैं हम कालीबंगा पे। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और ये आप देख लेंगे। और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल में भी मिला। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल में भी मिला है और बनावली में भी मिला है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया, जबकि उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापर। कब उत्खनन किया गया? वर्ष 1961 में। कालीबंगा से के यहाँ जो भवन बनते थे कच्ची ईंटों के बने थे, और पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में होता था। यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से जुड़े थे। यहाँ भी पश्चिमी दिशा में दुर्ग टीला मिला है, जहाँ पे दुर्ग टीला में ही सरदार लोग और राजा लोग और उससे रिलेटेड मुख्य लोग दुर्ग टीले में रहते थे। इसके नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी सैंधव संस्कृति से पहले के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप आने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलता है, और ईंटों के चबूतरों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट साक्ष्य मैं इंपोर्टेंट लाया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो कालीबंगा हमने पढ़ लिया। कालीबंगा पूरा स्थल राजस्थान में स्थित है। ये मैं आगे भी मेंशन करूंगा कि सारी जगह कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब मेंशन कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए मैं 5 वाइज लाया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक विस्तृत सभ्यता है। ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। देख रहे हैं सभी मैं नोट्स बना के लाया हूं, तो आप ये नोट्स आराम से अपने हाथ से लिख के बना सकते हैं। यहाँ से प्राप्त यानी क्या क्या पढ़ रहे थे हम? कालीबंगा से प्राप्त एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी एवं मिट्टी की मूढ़े एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हुए हैं। तो यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। चलूदरों के बाद आते हैं हम राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने किया था, और ये राखीगढ़ी सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। ठीक है। आपको ये याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, क्षेत्रफल वाइज। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो आप राखीगढ़ी इसका जवाब देंगे। अब आते हैं धोलावीरा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। उन्नत जल, यहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, बांध के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ये भी गुजरात में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है। धोलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था, किला में, मध्य नगर में व निचला नगर में। ये भी स्थल बहुत बड़ा था। ये धोलावीरा स्थल कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण हम जानते हैं कि गुजरात में स्थित है। धोलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था, जबकि उत्खननकर्ता 1990 और 1991 में RS बिष्ट द्वारा किया गया। धोलावीरा एक आयताकार नगर था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है, और यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य भी मिला है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि धोलावीरा से हमें 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जिस पर हमें 10 चिन्ह उल्लेखित होते हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख गया होगा। यही एक शिलालेख है जो कि धोलावीरा से पाया गया। अब आते हैं सुरकोटरा। सुरकोटरा यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान के साक्ष्य मिले।
सुरकोटा पुरा स्थल भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटा भी दो द्वीपीकृत भागों में विभाजित है। पहला गढ़ी क्षेत्र, दूसरा आवास क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र में राजा लोग निवास करते थे, सरदार लोग निवास करते थे, जबकि आवास क्षेत्र में प्रजा निवास करती थी। ठीक है, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट था। तो 4-5 चीजें हैं यहाँ से क्या क्या मिली हैं, ज्यादातर यही पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा डिटेल में जाना आपके लिए जरूरी नहीं है, ये इनफ है। ठीक है, बाकी मैं एनसीईआरटी कराऊंगा ही, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं दहमाबाद। दहमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ये प्रवरा नदी के बाईं तट पर स्थित है। देखो जहां जहां मुझे मिला कि किस तट पर स्थित है, मैंने आपको व्याख्यात या उल्लेखित किया है। दहमाबाद से किस किस के साक्ष्य मिले, ये हैं साक्ष्य। रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य, फोटो में दिख रहा होगा। सांड एवं गैंडे की आकृतियां मिली। सैंधव लिपि की एक मुहर मिली और यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। और दहमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इससे नीचे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी स्थल अभी तक पाया नहीं गया है। ठीक है, प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूरा स्थल है अगला पूरा स्थल है रोपर पूरा स्थल, जो कि पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। आपको ये फोटो में दिख रहा होगा। आधुनिक नाम है इसका रूपनगर। साक्ष्य क्या है, मृदभांड, शेलखड़ी की मुहर, एक छुरा, तांबे के बानाग्र तथा कुल्हाड़ी। बानाग्र का मतलब होता है जिसमें हम बानों को रखते हैं ना, उसी को बानाग्र बोलते हैं। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने किया था, जबकि उत्खनन किसने किया था? उत्खनन मतलब जिन्होंने उसे खोद करके बाहर निकाला, क्योंकि ये सभी पुरास्थल जमीन के अंदर पाए गए हैं। यज्ञदत्त की 5000 साल पुरानी सभ्यता, उसके बाद कितने भूकंप आए, कितनी सुनामियां आई, कितने तूफान आए, तो सभी जमीन के अंदर धस गए थे। ठीक है, रोपर से मानव के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। चलो इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मानव के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने के साक्ष्य रोपर में मिले हैं, और एक अन्य पुरा स्थल है, एक अन्य पुरा स्थल है। अब वो स्थल कौन सा है, मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आप इसके बारे में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका कमेंट सेक्शन में काम है कि कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, देखता हूँ कितने लोग जवाब देते हैं, कितने लोग मेरी वीडियो को सीरियसली देख पाते हैं। यदि आप जवाब देंगे तो दिल से मुझे खुशी मिलेगी कि चलो मेरी मेहनत कुछ तो रंग ला रही है। ठीक है, प्लीज चलिए अब आगे देखते हैं। रंगपुर पुरा स्थल कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। लेकिन रंगपुर से किसी भी साक्ष्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैं फालतू की चीजें अभी नहीं पढ़ाना चाहता, इंपॉर्टेंट पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है। ठीक है, हम डिटेल में भी इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तो रंगपुर स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। अब हम ये जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के स्थल और उनसे संबंधित नदियां, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसी न किसी नदियों के किनारे ही पनपी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी जगह हैं, सब किसी न किसी नदियों के किनारे ही बनते, क्योंकि कृषि पे और पशुपालन पे निर्भर थे, जिसके लिए हमें पानी की प्रचुर मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, हड़प्पा कहाँ पाया गया? हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर पाई गई है, हम ये बार बार चर्चा कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी पे। लोथल पंजाब में भोगवा नदी पे। रोपर पंजाब में सतलज नदी पे। कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। ठीक है, मांडा चेनाब नदी के दक्षिण में, और मांडापुरा स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडापुरा स्थल जम्मू कश्मीर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल है, सबसे उत्तरी पुरा स्थल है। आपको ये भी ध्यान रखना है। दहमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, प्रवरा नदी के बाईं ओर, प्रवरा नदी के
आपको ये भी याद रखना है, प्रवरा नदी के बाईं ओर दहमाबाद स्थल स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। सुद कांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुद कांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है, ठीक है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के दक्षिण में स्थित है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के दक्षिण में स्थित है। और जिस सुद कांगेडोर की खोज मैं आपको ये भी बता दूं, ऑरेल स्टीन फोटो में दिख रहा होगा। और भगवानपुरा पुरा स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, जो कि सरस्वती नदी के दक्षिण में स्थित है। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल और उनसे संबंधित नदियों की चर्चा करी। आशा करता हूँ ये सभी कंटेंट आपको बहुत इंपोर्टेंट लगे होंगे और आप कोई भी सेट बना लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मैं एक बार और आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम आगे वाली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी शामिल करेंगे और हम उस पर फैक्ट वाइज डिटेल भी हम देते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी मेंशन कर दूंगा कि वो क्वेश्चन किस वर्ष आया और कौन से पेपर में आया, ठीक है। अब सभी तो मेंशन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपोर्टेंट मेंशन मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।